हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। हमारा मैथमेटिकल टूल खत्म होने वाला है। आपको पता है? बात नहीं पता होगा। कैसे पता होगा? खत्म हुआ नहीं है। अभी हमारा जो छोटा सा पोर्शन एक बचा रह गया था, बाकी सारा कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था थॉरली, बहुत सारे सवाल के साथ। बस कुछ कुछ मिक्स टॉपिक के अंदर है, बचा हुआ है अलजेब्रा का हिस्सा है, थोड़ा सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल्का सा तड़का लगाते हुए हमारा जो पोर्शन है खत्म हो जाएगा, और डेजर्ट के तौर पर थोड़ा सा लॉगरिथम पढ़ लेंगे। और आज के लिए इतना ही है डिनर में, ठीक है? चलिए शुरू करें। छोटा सा पॉइंट है, जल्दी जल्दी में पढ़ लेंगे और आज आपका मैथमेटिकल टूल है, इससे से फिनिश कर दिया जाएगा। तो आज सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? हम लोग पढ़ लेते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या बात है जो आपको जानने के लिए मतलब आपके लिए जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका बात करना है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिसका पावर 2 होता है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसका खास बात क्या होता है कि अगर इक्वेशन दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर दिया है, प्लस में बी एक्स प्लस सी दिया है, बराबर में कितना दिया है? 0 दिया हुआ है। तो इसमें दो रूट होता है, x1 और x2 हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं हम लोग? रूट्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द रूट। यानी कि x का वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन क्या होता है? सेटिस्फाई करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो इसमें क्या होना चाहिए? a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और a का जो कोएफिशिएंट दिया है इसका पावर कितना है? 2 होना चाहिए। तभी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें हमको क्या याद रखना है कि इसका रूट्स का वैल्यू कितना होता है? तो रूट्स का वैल्यू होता है माइनस बी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है? 2a हो जाता है। ये इसका रूट का वैल्यू हो जाता है। ये होगा पहला कंडीशन। दूसरा क्या याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो रियल सॉल्यूशन के लिए डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। डी का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो डी की जगह पे क्या लिखते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया हुआ है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर कोई इक्वेशन है उसमें ऐसा बीच में कुछ इंटरमीडिएट आता है टर्म कैलकुलेट करने के लिए, तो आप इस कंडीशन का यूज करके उसे सॉल्व कर सकते हो। यह हमारे इक्वेशन में आता है, ये हमारा सॉल्व करने में आता है जब चेसिंग प्रॉब्लम होता है ना काइनेमेटिक्स का। तो वहां पे ये आ जाता है, जब एक आदमी दूसरे आदमी को दौड़ के क्या कर रहा है? पकड़ने जा रहा है। तो वहां पे इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 का जो कंडीशन होता है, ये लग जाता है। ध्यान देना अगला कि इसका रूट जो होता है ना, इसका रूट का जो सम और डिफरेंस, प्रोडक्ट का रूट याद रखना है, वैल्यू याद रखना है। सम ऑफ रूट कितना होता है? माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है? सम ऑफ रूट का वैल्यू माइनस बी बाई ए होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है? ये सी बाई ए हो जाता है। सम ऑफ रूट का वैल्यू कितना हो जाता है? माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाता है? सी बाई ए हो जाता है। x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या हो जाता है? माइनस बी बाई ए हो जाता है। सम ऑफ रूट जो होता है x1 प्लस x2, इसका वैल्यू कितना होता है? माइनस बी बाई ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू क्या हो जाता है? सी बाई ए हो जाता है। क्या क्या बात याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जो लिखा रहता है इसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा रहता है। इसके दो रूट होते हैं, एक्स के दो वैल्यू होते हैं, x1 एंड x2, जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। रूट कैसे निकालते हैं? तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके इसका रूट सही वैल्यू दे, इसके लिए डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू कितना हो जाता है? सी बाई ए हो जाता है। सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाता है? सी बाई ए हो जाता है। समझ में आ गई बात? चलो इस बात को जस्टिफाई करने के लिए एक छोटा सा सवाल लिखते हैं। जैसे मान लो क्या दिया है तुम्हारे पास? 2x स्क्वायर दिया है, प्लस में 5x दिया है, माइनस में 12 दिया, बराबर में 0 दिया है। तुम क्या करोगे? इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर दिया है, प्लस बी एक्स दिया है, प्लस में सी है, बराबर में कितना दिया है? 0 दिया है। जब ये वैल्यू आ गया, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? -12 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा यार। तो रूट जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस बी, यानी कि -5 हो जाएगा। प्लस माइनस कितना हो जाएगा? रूट अंडर बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस में 4 हो गया। ए का वैल्यू 2 हो गया, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? -12 ना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो वैल्यू लिखोगे तो हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा 25 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 से हो गया 8, और 12 में 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 96 हो जाएगा ना। तो जोड़ दोगे तो 9 2 11 6 5 11 121 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? -5 प्लस माइनस 121 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। तो रूट कितना हो गया? -5 प्लस 121 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और एक हो जाएगा -5 माइनस 121 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। मतलब ये सॉल्व कर दोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 3/2 आ जाता है, और -4 आ जाता है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। कहीं पर भी जब आप काइनेमेटिक्स से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, बीच में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, तो उस इक्वेशन को कुछ हम इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, तो हमारा वहां पे फाइनल वैल्यू होगा वो आ जाएगा। क्या बात याद रखना है फिजिक्स में पढ़ने के लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता बहुत बड़ा चीज है, लेकिन हमारा जो सॉल्व करने के लिए इतना से काम चला जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और देखोगे, जैसे यहाँ पे आता है कि ये बोला जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसको जमीन से हमने क्या किया है, सर थ्रो कर दिया है। ये ऑब्जेक्ट चलता हुआ ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आ जाता है। बोला जाएगा किसी हाइट h पे 2 बार में जाता है। एक t बराबर t1 ऊपर जाते समय भी इस हाइट पे पहुंचता है, एक t बराबर t2 आते समय भी पहुंचता है। तो हाइट का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ कितना हो जाएगा, u अगर स्पीड दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे यूज होगा। s बराबर ut प्लस कितना होता है, हाफ at स्क्वायर होता है ना। ऊपर की तरफ थ्रो किए तो हाइट h हो जा रहा है, ut हो जा रहा है, और ये हो जाएगा माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि वैल्यू लिखेंगे तो कितना होगा, gt स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2ut हो जाएगा, प्लस में 2h हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 0 ना हो जाएगा। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक दिया है तो इसके दो इक्वेशन होंगे, t1 एंड t2। तो t1 t2 दिया है तो सम ऑफ रूट कितना होता है, माइनस b बाई ए ना होता है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2u बाई जी हो गया। डायरेक्टली ये निकल गया यहाँ से, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो वैल्यू है 2u बाई जी, वो सीधा सीधा आ गया। और दूसरा हाइट अगर लिखने जाओगे तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दो, t1 इंटू टी बराबर c बाई ए होता है। c का वैल्यू कितना होता है 2h, और a का वैल्यू कितना दिया है, g दिया है। यानी कि यहाँ से h का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है, ये वैल्यू होता है हाफ ऑफ g टाइम्स कितना हो जाता है, t1 t2 हो जाता है। h का वैल्यू कितना हो जाता है, हाफ ऑफ g टाइम्स t1 t2 हो जाता है। तो ये वैल्यू मिल जाएगा मेरा कि कितने हाइट पे जाता है। तो देख सकते हैं ना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेरी वेरी यूजफुल। अगर आपको सही से लगाने आता है तो कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है आपका। समझ में आ रही है ना बात, तो एकदम इसको हल्के मत लो, अच्छे से समझ में आना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, और फंडामेंटली एकदम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब चलो दो छोटा सा पॉइंट और पढ़ लो फटाफट। एक पॉइंट हमें पढ़ना है जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत कम यूज होता है लेकिन पता होना चाहिए। अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस है कि इक्वेशन में फिजिक्स में आता है, ज्योमेट्रिक आता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है ऐसे ही। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबको पता भी होता है बिकॉज ये क्लास 10th में क्या था, पढ़ना था। और 10th में तो ऐसा मैथ बायोलॉजी का बंटवारा हुआ नहीं था, तो हम मैथ भी लोग ईमानदारी से पढ़ते थे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी होता है। एपी में क्या होता है, टर्म्स ऐसे लिखा रहता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, यहाँ पे a प्लस 3d लिखा रहता है, एंड सो ऑन ऐसे लिखते चले जाते हैं हम लोग। आखिरी टर्म a प्लस n माइनस 1d तक चले जाते हैं। तो ऐसा जो अरेंजमेंट होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें दो चीजें याद रखनी है। पहला होता है nth टर्म क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है प्लस कितना हो जाता है n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। और दूसरा होता है इसका सम कितना हो जाता है एन टर्म का। सम का मतलब होता है n/2 जितना टर्म दिया है, और फर्स्ट टर्म होता है प्लस लास्ट टर्म होता है। या इसको आप लिख सकते हो n/2 लिख सकते हो, और कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2a होता है, साथ में कितना हो जाता है 2n माइनस 1 इंटू क्या हो जाता है, d हो जाता है। n/2 हो जाता है इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म हो गया। यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है, ए को क्या बोला करते हैं हम लोग, ए इज नोन एज फर्स्ट टर्म। ए को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म के नाम से जानते हैं। और वहीं पे जो डी लिखा होता है, डी को हम क्या कहते हैं, डी स्टैंड्स फॉर द कॉमन डिफरेंस। डी को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। डी स्टैंड्स फॉर द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलो ये हो गया फर्स्ट टर्म, और इन क्या हो गया, हाँ डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, एन नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। ध्यान से देखना, आज बहुत छोटा सा क्लास होने वाला है बिकॉज छोटा सा टॉपिक है, तुरंत में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है तुम्हारे पास कि एक सम निकालना है। सम का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे एक्सप्रेशन दे दिया है। एक्सप्रेशन दिया है 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस डैश डैश डैश, प्लस में कितना चला गया 64 दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो, 4 में 8 जाओगे तो प्लस 4 करना पड़ रहा है, 8 से 12 जाओगे तो प्लस 4 करना पड़ रहा है। यानी कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू 4 हो जा रहा है और कॉमन डिफरेंस के वैल्यू भी 4 हो जा रहा है। तो सम निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, सम निकालने के लिए चाहिए n/2 चाहिए। और ये कितना होता है, फर्स्ट टर्म होता है प्लस लास्ट टर्म हो जाता है। n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो nth टर्म मेरे को पता है, nth टर्म पता है तो क्या लिखते हैं, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाता है, d हो जाता है। tn दिया है मेरा कितना, nth टर्म दिया है 64 दिया है, a का वैल्यू दिया है 4, प्लस में n माइनस 1 हो जाएगा, और d का वैल्यू कितना दिया है 4। यानी कि 60 बराबर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। n माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। n का वैल्यू लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 16 होगा कि नहीं होगा। और n का वैल्यू 16 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे पुट कर दो n का वैल्यू 16, तो 16/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हो गया 4, और लास्ट टर्म कितना होगा 64 हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा 8 प्लस कितना हो जाएगा 68 होगा, 64 प्लस 4 कितना हो जाता है 68 हो जाता है। तो मेरा यहाँ जो सम का वैल्यू हो गया पूरा जोड़ने के बाद वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5
44 हो जाता है। कितना हो जाता है? 544। दो तीन रिजल्ट याद रखना है, हमारे एपी के टर्म में होता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है, ये हमारे फिजिक्स में भरपूर यूज किया जाता है। अगर इसका वैल्यू कितना दिया है, 1+2+3 दिया है और ऐसे ऐसे चलते चले गए कहाँ पे, प्लस एन तक चले गए, तो इसका सम का वैल्यू होता है एन इंटू फर्स्ट टर्म इन प्लस लास्ट टर्म, n+1 डिवाइडेड बाई कितना होता है, 2 होता है। सम ऑफ एन नेचुरल टर्म इज इक्वल टू कितना होता है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। दिस इज द सम ऑफ एन नेचुरल टर्म। और दूसरा होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल टर्म, ये भी फॉर्मूला स्टैंडर्ड है। नेचुरल टर्म जो दिया है सबका स्क्वायर करके सम करोगे, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन चलते चले जाओगे, एन का स्क्वायर कर दोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब सारे टर्म्स का सम कर दिए, इसका स्क्वायर करके ऐड कर दिए, तो वैल्यू हो जाता है एन इंटू n+1, जो पहले वाले में था वो तो लिख दिए, साथ में 2n+1 एक और टर्म लिखना है, और नीचे जो 2 लिखा था उसके जगह पे क्या कर देना है, 6 लिख देना है। तो ये आपका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। समझ गया? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करते करते जाना है, और सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है एपी में, इतना ही बात आपको याद रखना है। इतना बात याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट, ये कैसा होता है, वेरी वेरी यूजफुल, दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका नाम क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जीपी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो जा रही है जीपी की, डायरेक्टली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात हो जा रही है। ये इसमें टर्म क्या होता है, मल्टीप्लाई करने से आता है। ए हो गया, ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर की पावर 3 हो गया, एंड सो ऑन, ए आर की पावर n-1 हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं कि जीपी में दिया है, ज्योमेट्रिक सीरीज में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे काम दिया रहता है। इसमें क्या होता है, जो ए होता है, इसको ए को क्या कहते हैं हम लोग, ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म कहते हैं। ए को बोला करते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। वही जो आर होता है इसको क्या कहते हैं, तो आर को बोलते हैं हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। आर इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो, मतलब नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस से डिवाइड करोगे तो इतना ही से आएगा। मतलब जिस टर्म से मल्टीप्लाई करते गए हैं पहले टर्म में, उसी टर्म को क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन रेशियो कहते हैं। यहाँ पे पहला टर्म दूसरा टर्म जिससे मल्टीप्लाई करते आता है, जिस टर्म से मल्टीप्लाई करने पे आगे का टर्म मिलता है, उसे कॉमन रेशियो के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो कॉमन रेशियो क्या होता है, दो टर्म को डिवाइड करने के बाद जो टर्म मिलता है उसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि अगर एस का वैल्यू लिखना है आपको, कितना है, सबका सम लिखना है। ये हमारे यूज में आता है। ए बराबर ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस में कितना हो जाता है, ए आर क्यूब हो जाता है, और ये चलते जाए कहां तक, इन्फिनिटी में दिए चला जाए। और साथ में क्या दिया है कि जो आर दिया है इसका वैल्यू क्या है, लेस देन 1 हो जाए। आर का जो मॉडुलस दिया है, आर का मॉडुलस क्या हो जाए, एक से अगर छोटा दिया हुआ है, लेस देन 1 दिया हुआ है, तो उस केस में इसका जो सम का फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट टर्म का, ये बड़ा मजेदार होता है। और ये हो जाता है ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। बहुत बार ये इस्तेमाल में आएगा, अच्छे से इसको याद रखना है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन जीपी कितना होता है, तो ए बाई 1 माइनस आर होता है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी कितना होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का वैल्यू होता है ए बाई 1 माइनस आर होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, बहुत बढ़िया। अब इस पे ना एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है, इस पे एक छोटा सा सवाल करना है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एस का वैल्यू दिया है आपका 1+2+4+8 दिया हुआ है, एंड सो ऑन, इसका कर दिया हम ऐसा 1+2+4+ इतना इतना 8 दिया हुआ है, ऐसा चलते गया। और ये मान लो दिया है तो कितना, 256 तक गया हुआ। तो ये तो इनफाइनाइट टर्म नहीं है, बोला इसका सम निकाल के बताओ, तो क्या करना है, पहला टर्म तो 1 हो गया, और आर का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। एन का वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा ना पहला। ए का वैल्यू कैसे निकालोगे, ए आर की पावर n-1 का वैल्यू कितना दिया है, 256। आर का वैल्यू 2 की पावर कितना दिया हो जाएगा, n-1 बराबर 256। 256 कितना होता है, 2 की पावर 8 होता है। n-1 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 होगा क्या, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे सम निकालते हैं तो सम का जनरल फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1 बाई r-1 जनरल टर्म के लिए, और इनफाइनाइट होता है। और s जब इन्फिनिटी की बात करते हैं, टर्म का वैल्यू क्या होता है, r का वैल्यू 1 से छोटा होता है, तो a बाई 1 माइनस आर हो जाता है। जैसे यहाँ लिखेंगे 1 हो जाएगा, r हो जाएगा 2, 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो 2 की पावर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको 9। यहाँ पे रख देंगे 2 की पावर 9 हो जाएगा।
माइनस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 512 माइनस 1 होता है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 511 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 511। बहुत सिंपल से सॉल्व कर लिए। दूसरा पॉइंट होता है इसमें क्या है कि अगर इनफाइनाइट सीरीज दिया है, इनफाइनाइट सीरीज दिया है, जैसे मान लो कि एस का वैल्यू कितना दिया है 1 प्लस दिया है 1/2 दिया है, प्लस में कितना दिया है 1/4 दिया है, प्लस में 1/8 दिया है, एंड सो ऑन चलते हुए जा रहा है कहां तक, ये जा रहा है अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इसमें देखोगे ध्यान से तो ए का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, और आर का वैल्यू कितना दिया है 1/2 दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे एस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर हो जाएगा। ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, आर का वैल्यू 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1/1/2 हो जाएगा। यानी कि एस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा कि नहीं आएगा। अरे एस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आई मीन सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू कितना आ गया, ये सारे टर्म्स को जोड़ दिया यहाँ पे तो हमारा आ गया 2 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वो क्या होता है कि एस इनफाइनाइट का वैल्यू हो जाता है a/1 माइनस आर हो जाता है। कितना हो जाता है a/1 माइनस आर हो जाता है। इस बात को ध्यान से रखना है। अब एक छोटा सा पॉइंट और करना है, क्या करना है, अगला पॉइंट एक छोटा सा फिर से रिवाइज करना है, जिसका नाम है लॉगरिदमिक, LOGARITHM, लॉगरिदम। लॉगरिदम के बारे में बात करनी है। देखो लॉग का बात करोगे तो लॉग कैसा होता है, दो तरह का होता है। लॉग कैसा होता है, दो तरह का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड लॉग, एक होता है स्टैंडर्ड लॉग, और दूसरा क्या होता है, ये होता है नेचुरल लॉग होता है। वन इज द स्टैंडर्ड लॉग, अनदर इज द नेचुरल लॉग। जैसे लॉग दिया है, बेस ए दिया और ए एक्स दिया हुआ है, तो ए जो नीचे में लिखा रहता है इसे क्या पढ़ते हैं, बेस कहते हैं, और ये जो होता है वैल्यू होता है जो यहाँ पे रखते हैं, और ऑलवेज ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, जिसका वैल्यू हमें निकालना पड़ता है। तो लॉग एक्स दिया है तो ये कैसा हो गया, बेस हो गया। तो यही जो स्टैंडर्ड लॉग होता है, तो स्टैंडर्ड लॉग का बेस कितना हो जाता है, इसका बेस का वैल्यू 10 हो जाता है। और जो नेचुरल लॉग होता है, इसका जो बेस होता है वो कितना हो जाता है, तो इसका बेस का ही वैल्यू ई हो जाता है। यही दोनों में बेसिक सा फर्क है, बेस ई होता है और इसमें बेस का वैल्यू कितना हो जाता है 10 हो जाता है। एक में बेस ई होता है, दूसरे में बेस कितना होता है 10 हो जाता है। अब देखोगे ये कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे फॉर्मूले हैं। जैसे एक होता है लॉग विथ बेस ई दिया है, m इंटू एन दिया है, तो जब प्रोडक्ट में लिखा हुआ है यानी कैसा होता है, लॉग ई हो जाएगा m हो जाएगा, प्लस लॉग विथ बेस ई हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा n हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा। ये होगा पहला। इसके बाद दूसरा हो जाएगा लॉग विथ बेस ई हो जाएगा, और ये क्या लिखोगे m/n लिखोगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा लॉग विथ बेस ई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा m लॉग विथ बेस ई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा n। अगर डिवीजन में है तो माइनस में होता है, प्रोडक्ट में है तो प्लस में हो जाता है। डिवीजन में है तो माइनस में, प्रोडक्ट में है तो प्लस में। और एक फॉर्मूला होता है लॉग m की पावर n होती है, पावर लॉग n m की पावर n है तो n से मल्टीप्लाई कर देना है, लॉग कितना हो जाएगा m हो जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा m हो जाएगा, पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। और चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा है कि नेचुरल लॉग अगर दिया है ना, नेचुरल लॉग दिया है तो इसे आप स्टैंडर्ड लॉग में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब ये कैसा होगा, लॉग विथ बेस 10 हो जाएगा। नेचुरल लॉग जो दिया हुआ है, नेचुरल लॉग में क्या करना है, इसमें आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करके जब आप लिखेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड लॉग में। नेचुरल लॉग दिया है, नेचुरल लॉग में 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका स्टैंडर्ड लॉग में हो जाता है। कुछ एक वैल्यू है जो याद रखना है, जैसे लॉग 10 हो गया और यहाँ भी 10 हो गया, तो वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। लॉग यहाँ 10 दिया है और ये कैसा दिया है 100 दिया है, तो आप इसे लिख सकते हो लॉग 10 लिख सकते हो, और ये क्या लिखोगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा लॉग 10 और 10 हो जाएगा, लॉग 10 और 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा वैल्यू, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो सिंप्लीफाई हो गया और हमारा जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर आ गया। तो अब देख सकते हो ना कि मैथमेटिकल टूल में एक एक पॉइंट जो हमारे इस्तेमाल का था यहाँ पे वो हमने कवर कर लिया, उसे हमने बना लिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है, हमने पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ा, पूरा इंटीग्रेशन पढ़ा, पूरा का पूरा जो हमारा ग्राफ का पोर्शन था वो हमने कवर किया, जो मिक्स टॉपिक था ये कवर किया अलजेब्रा का। तो मैथमेटिकल टूल जो फिजिक्स में आपका रिक्वायर्ड होता है उसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं
नहीं होता है। अगर इतना मैथमेटिकल टूल आपको आता है तो आप फिजिक्स में कोई भी जो पोर्शन है जिसके सवाल बनाने जाएंगे, आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसमें वक्त लगना नहीं है। तो जब भी आपका मैथमेटिकल टूल वाले हिस्से में खास करके अगर डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो इन सारे लेक्चर्स को एक बार दोबारा आप देख लेना। देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि आपका जो भी कंफ्यूजन होगा, जो डाउट होगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैथमेटिकल टूल हमारा डन हो चुका है। इसके बाद का जो पोर्शन स्टार्ट होने वाला है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू होगा, जिसमें हम लोग ढेर सारा सवाल फिर से करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को साथ में पढ़ेंगे और बहुत सारी बातें वहां पे जानेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये हमारा क्लास स्टार्ट होगा मंडे से। और जो आपका पॉइंट दिया हुआ हमारा एक सिलेबस होता है, सिलेबस का हिस्सा है यूनिट एंड डायमेंशन का जो पोर्शन होता है, वो संडे संडे पढ़ेंगे। वो उस टॉपिक का किसी और टॉपिक से कुछ खासा जुड़ाव नहीं है, तो उसे स्टार्टिंग में पढ़ के अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, उसे संडे संडे पढ़ के कंप्लीट करेंगे। और हमारा सीधा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। और ये शुरुआत कब से होगा? तो ये शुरुआत हो जाएगा मंडे से। कल यानी कि संडे है, तो कल हमारा जो इवनिंग होगा उसमें डाउट का जो शेड्यूल होगा वो लगेगा। उसमें आपके पास जो भी डाउट होगा, प्लीज डू ज्वाइन दैट सेशन, और वहां पे जो भी आपका क्वेरी होगा, जो भी डाउट होगा, जो भी कंफ्यूजन होगा, उसे आप पूछ लेना। और मैथमेटिकल टूल आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। बस सवाल अच्छे से प्रैक्टिस करना। कुछ और सवाल इसके शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, वहां से लेके उसे बना लेना, सवाल प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज ये मैथमेटिकल टूल का सही रहना बहुत जरूरी होता है आने वाले दिनों के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आज की क्लास बहुत छोटा था, एकदम पावर पैक क्लास था, तुरंत में कहानी खत्म हो गया। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।